हेलो फ्रेंड्स, आज हम सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के पहले भाग का 16वां अध्याय से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 16वें अध्याय से। फेर फार। कोई यह न माने कि नाच आदि के मेरे प्रयोग उस समय की मेरी स्वच्छंदता के सूचक हैं। पाठकों ने देखा होगा कि उनमें कुछ समझदारी थी। मुंह के इस समय में भी मैं एक हद तक सावधान था। पाई पाई का हिसाब रखता था, खर्च का अंदाज रखता था। मैंने हर महीने 15 पाउंड से अधिक खर्च न करने का निश्चय किया था। मोटर में आने जाने का अथवा डाक का खर्च भी हमेशा लिखता था और सोने से पहले हमेशा अपनी रोकड़ मिला लेता था। यह आदत अंत तक बनी रही और मैं जानता हूँ कि इससे सार्वजनिक जीवन में मेरे हाथों लाखों रुपयों का जो उलटफेर हुआ है, उसमें मैं उचित किफ़ायतशारी से काम ले सका हूँ और आगे मेरी देख रेख में जितने आंदोलन चले उनमें मैंने कभी कर्ज नहीं लिया, बल्कि हर एक में कुछ न कुछ बचत ही रही। यदि हर एक नवयुवक उसे मिलने वाले थोड़े रुपयों का भी हिसाब खबरदारी के साथ रखेगा तो उसका लाभ वह भी उसी तरह अनुभव करेगा जिस तरह भविष्य में मैंने और जनता ने किया। अपनी रहन सहन पर मेरा कुछ अंकुश था, इस कारण मैं देख सका हूँ कि मुझे कितना खर्च करना चाहिए। अब मैंने खर्च आधा कर डालने का निश्चय किया। हिसाब जांचने से पता चला कि गाड़ी भाड़े का मेरा खर्च काफ़ी होता था। फिर कुटुंब में मेरे रहने से हर हफ्ते कुछ खर्च तो होता ही था। किसी दिन कुटुंब के लोगों को बाहर भोजन के लिए ले जाने का शिष्टाचार बरतना जरूरी था। कभी उनके साथ दावत में जाना पड़ता तो कभी गाड़ी भाड़े का खर्च लग ही जाता था। कोई लड़की साथ हो तो उसका खर्च चुकाना ज़रूरी हो जाता था। जब बाहर जाता तो खाने के लिए घर ना पहुंच पाता। वहाँ तो पैसे पहले ही चुकाए रहते और बाहर खाने के पैसे और चुकाने पड़ते। मैंने देखा कि इस तरह के खर्चों से बचा जा सकता है। महज शर्म की वजह से होने वाले खर्चों से बचने की बात भी समझ में आई। अब तो मैं कुटुंबों में रहता था, उसके बदले अपना ही कमरा लेकर रहने का मैंने निश्चय किया और यह तभी तय किया कि काम के अनुसार और अनुभव प्राप्त करने के लिए अलग अलग मोहल्लों में घर बदलता रहूँगा। घर मैंने ऐसी जगह पसंद किए कि जहाँ से कम काम की जगह पर आधे घंटे में पैदल पहुंचा जा सके और गाड़ी भाड़ा बचे। इससे पहले जहाँ जाना होता वहाँ का गाड़ी भाड़ा हमेशा चुकाना पड़ता और घूमने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता था। अब काम पर जाते हुए ही घूमने की व्यवस्था जम गई और इस व्यवस्था के कारण मैं रोज़ 8-10 मील तक आसानी से घूम लेता था। खासकर इस एक आदत के कारण मैं विलायत में शायद ही कभी बीमार पड़ा होऊंगा। मेरा शरीर काफ़ी कस गया। कुटुंब में रहना छोड़कर मैंने 2 कमरे किराए पर लिए, एक सोने के लिए और दूसरा बैठक के रूप में। यह फेर फार की दूसरी मंजिल कही जा सकती है। तीसरा फेर फार अभी होना शेष था। इस तरह आधा खर्च बचा, लेकिन समय का क्या हो। मैं जानता था कि बैरिस्टरी की परीक्षा के लिए बहुत पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मुझे बेफिक्री थी। पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे दुख देती थी। लेली साहब के शब्द, तुम बीए हो जाओ फिर आना, मुझे चुभते थे। मैंने सोचा मुझे बैरिस्टर बनने के अलावा कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की पढ़ाई का पता लगाया, कई मित्रों से मिला। मैंने देखा कि वहाँ से जाने से खर्च बहुत बढ़ जाएगा और पढ़ाई लंबी चलेगी। मैं 3 साल से अधिक रह नहीं सकता था। किसी मित्र ने कहा, अगर तुम्हें कोई कठिन परीक्षा ही देनी हो तो तुम लंदन की मैट्रिकुलेशन पास कर लो। उसमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा, खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मुझे यह सुझाव अच्छा लगा, पर परीक्षा के विषय देखकर मैं चौंका। लैटिन और दूसरी एक भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसे सीखी जाए? पर मित्र ने सुझाया, वकील के लिए लैटिन बहुत उपयोगी है।
लैटिन जानने वालों के लिए कानूनी किताबें समझना आसान हो जाता है और रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा में ही होता है। इसके सिवाय लैटिन जानने से अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व बढ़ता है। इन सब दलीलों का मुझ पर असर हुआ। मैंने सोचा मुश्किल हो चाहे ना हो पर लैटिन तो सीख ही लेनी है। फ्रेंच की शुरू की हुई पढ़ाई को पूरा करना है, इसलिए निश्चय किया कि दूसरी भाषा फ्रेंच हो। मैट्रिकुलेशन का एक प्राइवेट वर्ग चलता था, इसमें भर्ती हो गया। हर छठे महीने परीक्षा होती थी। मेरे पास मुश्किल से 5 महीने का समय था। यह काम मेरे बूते के बाहर था। परिणाम यह हुआ कि सभ्य बनने की जगह मैं अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गया। समय पत्रक बनाया, एक एक मिनट का उपयोग किया, पर मेरी बुद्धि या स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी कि दूसरे विषयों के अतिरिक्त लैटिन और फ्रेंच की तैयारी कर सकूं। परीक्षा में बैठा, लैटिन में फेल हो गया। दुख तो हुआ पर हिम्मत नहीं हारा। लैटिन में रुचि पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि दूसरी बार परीक्षा में बैठने से फ्रेंच अधिक अच्छी हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय ले लूँगा। प्रयोगों के अभाव में रसायन शास्त्र मुझे रुचता ही न था, यद्यपि अब देखता हूँ कि उसमें खूब रस आना चाहिए था। देश में तो यह विषय सीखा ही था, इसलिए लंदन की मैट्रिक के लिए भी पहली बार इसी को पसंद किया था। इस बार प्रकाश और उष्णता, लाइट एंड हीट का विषय लिया। यह विषय आसान माना जाता था, मुझे भी आसान प्रतीत हुआ। पुनः परीक्षा देने की तैयारी के साथ ही रहन सहन में अधिक सादगी लाने का प्रयत्न शुरू किया। मैंने अनुभव किया कि अभी मेरे कुटुंब की गरीबी के अनुरूप मेरा जीवन सादा नहीं बना है। भाई की तंगी के और उनकी उदारता के विचारों ने मुझे व्याकुल बना दिया। जो लोग हर महीने 15 पाउंड या 8 पाउंड खर्च करते थे, उन्हें तो छात्रवृत्तियां मिलती थीं। मैं देखता था कि मुझसे अधिक सादगी से रहने वाले लोग हैं। मैं ऐसे गरीब विद्यार्थियों के संपर्क में ठीक ठाक आया था। एक विद्यार्थी लंदन की गरीब बस्ती में हफ्ते के 2 शिलिंग देकर एक कोठरी में रहता था और लोकार्ट की कोको की सस्ती दुकान में 2 पेनी का कोको और रोटी खाकर अपना गुजारा करता था। उससे स्पर्धा करने की तो मेरी शक्ति नहीं थी, पर मैंने अनुभव किया कि मैं अवश्य ही 2 के बदले 1 कमरे में रह सकता हूँ और आधी रसोई अपने हाथ से भी बना सकता हूँ। इस प्रकार मैं हर महीने 4 या 5 पाउंड में अपना निर्वाह कर सकता हूँ। सादी रहन सहन पर पुस्तकें भी पढ़ चुका था। 2 कमरे छोड़ दिए और हफ्ते के 8 शिलिंग पर एक कमरा किराए से लिया। एक अंगीठी खरीदी और सुबह का भोजन अपने हाथ से बनाना शुरू किया। इसमें मुश्किल से 10-20 मिनट खर्च होते थे। ओट मील की लपसी बनाने और कोको के लिए पानी उबालने में कितना समय लगता था। दोपहर का भोजन बाहर कर लेता और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ खा लेता था। इस तरह मैं 1 से सवा शिलिंग के अंदर रोज़ के अपने भोजन की व्यवस्था करना सीख गया। यह मेरा अधिक से अधिक पढ़ाई का समय था। जीवन सादा बन जाने से समय अधिक बचा। दूसरी बार परीक्षा में बैठा और पास हुआ। पाठक यह न माने कि सादगी से मेरा जीवन नीरस बना होगा। उल्टे इन फेरफारों के कारण मेरी आंतरिक और बाह्य स्थिति के बीच एकता पैदा हुई। कौटुंबिक स्थिति के साथ मेरी रहन सहन का मेल बैठा। जीवन अधिक सारमय बना और मेरे अंदर आत्मानंद का पार न रहा। अध्याय 17 खुराक के प्रयोग। जैसे जैसे मैं जीवन की गहराई में उतरता गया, वैसे वैसे मुझे बाहर और भीतर के आचरण में फेर फार करने की ज़रूरत मालूम होती गई। जिस गति से रहन सहन और खर्च में फेरफार हुए, उसी गति से अथवा उससे भी अधिक वेग से मैंने खुराक में फेरफार करना शुरू किया। मैंने देखा कि अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों में लेखकों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया था। उन्होंने धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और वैद्यक दृष्टि से अन्नाहार की छानबीन की थी।
नैतिक दृष्टि से उन्होंने यह सोचा था कि मनुष्य को पशु पक्षियों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ है वह उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए है, अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे का उपयोग करते हैं पर एक दूसरे को खाते नहीं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी उपयोग के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। और उन्होंने देखा कि खाना भोग के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए ही है। इस कारण कईयों ने आहार में मांस का ही नहीं बल्कि अंडों और दूध का भी त्याग सुझाया और किया। विज्ञान की दृष्टि से और मनुष्य की शरीर रचना को देखकर कई लोग इस परिणाम पर पहुँचे कि मनुष्य को भोजन पकाने की आवश्यकता ही नहीं है, वह वन पक्व फल ही खाने के लिए पैदा किया गया है। दूध उसे केवल माता का ही पीना चाहिए, दांत निकलने के बाद उसको चबा सकने योग्य खुराक ही लेनी चाहिए। वैद्यक दृष्टि से उन्हें मिर्च मसालों का त्याग सुझाया और व्यवहारिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उन्होंने बताया कि कम से कम खर्च वाली खुराक अन्नाहार ही हो सकती है। मुझ पर इन चारों दृष्टियों का प्रभाव पड़ा और अन्नाहार देने वाले भोजन गृह में मैं चारों दृष्टि वाले व्यक्तियों से मिलने लगा। विलायत में इनका एक मंडल था और एक साप्ताहिक भी निकलता था। मैं साप्ताहिक का ग्राहक बना और मंडल का सदस्य। कुछ ही समय में मुझे उसकी कमेटी में ले लिया गया। यहाँ मेरा परिचय ऐसे लोगों से हुआ जो अन्नाहारियों में स्तंभ रूप माने जाते थे। मैं प्रयोगों में व्यस्त हो गया। घर से मिठाई मसाले वगैरह जो मंगाए थे सो लेने बंद कर दिए और मन ने दूसरा मोड़ पकड़ा। इस कारण मसालों का प्रेम कम पड़ गया और जो सब्जी रिचमंड में मसाले के अभाव में बेस्वाद मालूम होती थी वह अब सिर्फ उबली हुई स्वादिष्ट लगने लगी। ऐसे अनेक अनुभव से मैंने यह सीखा कि स्वाद का सच्चा स्थान जीभ नहीं पर मन है। आर्थिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही। उन दिनों एक पंथ ऐसा था जो चाय कॉफ़ी को हानिकारक मानता था और कोको का समर्थन करता था। मैं यह समझ चुका था कि केवल उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना योग्य है जो शरीर व्यापार के लिए आवश्यक हैं। इस कारण मुख्यतः मैंने चाय और कॉफ़ी का त्याग किया और कोको को अपनाया। भोजन गृह के दो विभाग थे। एक में जितने पदार्थ खाओ उतने पैसे देने होते थे। इसमें एक बार में शिलिंग 2 शिलिंग का भी खर्च हो जाता था। इस विभाग में अच्छी स्थिति के लोग जाते थे। दूसरे विभाग में 6 पेनी में 3 पदार्थ और डबल रोटी का एक टुकड़ा मिलता था। जिन दिनों मैंने खूब किफ़ायतशारी शुरू की थी उन दिनों मैं अक्सर 6 पेनी वाले विभाग में जाता था। ऊपर के प्रयोगों के साथ उपप्रयोग तो बहुत हुए। कभी स्टार्च वाला आहार छोड़ा, कभी डबल रोटी और फल पर ही रहा और कभी पनीर, दूध, अंडों का ही सेवन किया। यह आखिरी प्रयोग उल्लेखनीय है। यह 15 दिन भी नहीं चला। स्टार्च रहित आहार का समर्थन करने वालों ने अंडों की खूब स्तुति की थी और यह सिद्ध किया था कि अंडे मांस नहीं हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि अंडे खाने में किसी जीवित प्राणी को दुख नहीं पहुंचता। इस दलील के भुलावे में आकर मैंने माताजी की सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा के रहते हुए भी अंडे खाए, पर मेरा यह मुँह क्षणिक था। प्रतिज्ञा का नया अर्थ करने का मुझे अधिकार न था। अर्थ तो प्रतिज्ञा करने वाले का ही माना जा सकता था। मांस न खाने की प्रतिज्ञा करने वाली माता को अंडों का तो ख्याल ही नहीं हो सकता था। इसे मैं जानता था। इस कारण प्रतिज्ञा के रहस्य का बोध होते ही मैंने अंडे भी छोड़े और प्रयोग भी छोड़ा। यह एक सूक्ष्म रहस्य है और ध्यान में रखने योग्य है। विलायत में मैंने मांस की 3 व्याख्याएं पढ़ी थीं। एक के अनुसार मांस का अर्थ पशु पक्षी का मांस था, अतएव ये व्याख्याकार उसका त्याग करते थे पर मछली खाते थे।
अंडे तो खाते ही थे। दूसरी व्याख्या के अनुसार साधारण मनुष्य जिसे जीव के रूप में जानता है उसका त्याग किया जाता था। इसके अनुसार मछली त्याज्य थी पर अंडे ग्राह्य थे। तीसरी व्याख्या में साधारणतया जितने भी जीव माने जाते हैं उनके और उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों के त्याग की बात थी। इस व्याख्या के अनुसार अंडों का और दूध का भी त्याग बंधन कारक था। यदि मैं इनमें से पहली व्याख्या को मानता तो मछली भी खा सकता था, पर मैं समझ गया था कि मेरे लिए तो माता जी की व्याख्या ही बंधन कारक है। अतएव यदि मुझे उनके सम्मुख ली गई प्रतिज्ञा का पालन करना हो तो अंडे खाना ही न चाहिए। इस कारण मैंने अंडों का त्याग किया, पर मेरे लिए यह बहुत कठिन हो गया क्योंकि बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि अन्नाहार वाले भोजन गृह में भी अंडों वाली बहुत चीज़ें बनती थीं। तात्पर्य यह कि वहाँ भी भाग्यवश मुझे तब तक परोसने वालों से पूछताछ करनी पड़ती थी जब तक कि मैं अच्छा जानकार न हो गया, क्योंकि कई तरह के पुडिंग में और कई तरह की केक में तो अंडे होते ही थे। इस कारण एक तरह से तो मैं जंजाल से छूटा, क्योंकि थोड़ी और बिल्कुल सादी चीज़ें ही ले सकता था। दूसरी तरफ थोड़ा आघात भी लगा, क्योंकि जीभ से लगी हुई कई चीज़ों को मुझे त्याग करना पड़ा था, पर वह आघात क्षणिक था। प्रतिज्ञा पालन का स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद उस क्षणिक स्वाद की तुलना में मुझे अधिक प्रिय लगा। पर सच्ची परीक्षा तो आगे होने वाली थी, और वह एक दूसरे व्रत के निमित्त से। जिसे राम रखे उसे कौन चखे। इस व्याख्या को समाप्त करने से पहले प्रतिज्ञा के अर्थ के विषय में कुछ कहना जरूरी है। मेरी प्रतिज्ञा माता के सम्मुख किया हुआ एक करार था। दुनिया में बहुत से झगड़े केवल करार के अर्थ के कारण उत्पन्न होते हैं। इकरारनामा कितनी ही स्पष्ट भाषा में क्यों न लिखा जाए तो भी भाषा शास्त्री राई का पर्वत कर देंगे। उनसे सभ्य असभ्य का भेद नहीं रहता। स्वार्थ सबको अंधा बना देता है। राजा से लेकर रंक तक सभी लोग करारों को खुद को अच्छे लगने वाले अर्थ करके दुनिया को, खुद को और भगवान को धोखा देते हैं। इस प्रकार पक्षकार लोग जिस शब्द अथवा वाक्य का अपने अनुकूल पढ़ने वाला अर्थ करते हैं, न्याय शास्त्र में उसे द्विअर्थी मध्यम पद कहा गया है। सुवर्ण न्याय तो यह है कि विपक्ष ने हमारी बात का जो अर्थ माना हो वही सच माना जाए। हमारे मन में जो हो वह खोटा अथवा अधूरा है। और ऐसा ही दूसरा सुवर्ण न्याय यह है कि जहाँ दो अर्थ हो सकते हों वहाँ दुर्बल पक्ष जो अर्थ करे वही सच माना जाना चाहिए। इन दो सुवर्ण मार्गों का त्याग होने से ही अक्सर झगड़े होते हैं और अधर्म चलता है। और इस अन्याय की जड़ असत्य है। जिसे सत्य के ही मार्ग पर जाना है उसे सुवर्ण मार्ग सहज भाव से मिल जाता है। उसे शास्त्र नहीं खोजने पड़ते। माता ने मांस शब्द का जो अर्थ माना और जिसे मैं उस समय समझा वही मेरे लिए सच्चा था, और वह अर्थ नहीं जिसे मैं अपने अधिक अनुभव से या अपनी विद्वता के मध्य में सीखा समझा था। इस समय तक मेरे प्रयोग आर्थिक और आरोग्य की दृष्टि से होते थे। विलायत में उन्होंने धार्मिक स्वरूप ग्रहण नहीं किया था। धार्मिक दृष्टि से मेरे कठिन प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुए, जिनकी छानबीन आगे करनी होगी, पर कहा जा सकता है कि उनका बीजा विलायत में बोया गया था। जो आदमी नया धर्म स्वीकार करता है उसमें उस धर्म के प्रचार का जोश उस धर्म में जन्मे हुए लोगों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। विलायत में तो अन्नाहार एक नया धर्म ही था, और मेरे लिए भी वह वैसा ही माना जाएगा, क्योंकि बुद्धि से तो मैं मांसाहार का हिमायती बनने के बाद ही विलायत गया था। अन्नाहार की नीति को ज्ञानपूर्वक तो मैंने विलायत में ही अपनाया था। अतएव
मेरी स्थिति नए धर्म में प्रवेश करने जैसी बन गई थी और मुझ में नवधर्मी का जोश आ गया था। इस कारण उस समय मैं जिस बस्ती में रहता था उसमें मैंने अन्ना हरी मंडल की स्थापना करने का निश्चय किया। इस बस्ती का नाम बेजवाटर था। इसमें सर एडविन अर्नल्ड रहते थे। मैंने उन्हें उपसभापति बनने को निमंत्रित किया। वे बने। डॉक्टर ओल्डफील्ड सभापति बने। मैं मंत्री बना। यह संस्था कुछ समय तक तो अच्छी चली, पर कुछ महीनों के बाद उसका अंत हो गया, क्योंकि मैंने अमुक मुद्दत के बाद अपने रिवाज के अनुसार वह बस्ती छोड़ दी। पर इस छोटे और अल्प अवधि के अनुभव से मुझे संस्थाओं का निर्माण करने और उन्हें चलाने का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। अध्याय 18 लज्जाशीलता मेरी ढाल। अन्ना हरी मंडल के कार्यकारिणी में मुझे चुन तो लिया गया था और उसमें मैं हर बार हाजिर भी रहता था, पर बोलने के लिए जीभ खुलती ही न थी। डॉक्टर ओल्डफील्ड मुझसे कहते, मेरे साथ तो तुम काफ़ी बात कर लेते हो, पर समिति की बैठक में कभी जीभ ही नहीं खोलते। तुम्हें नर मक्खी की उपमा दी जानी चाहिए। मैं इस विनोद को समझ गया। मक्खियाँ निरंतर उद्यमी रहती हैं, पर नर मक्खी बराबर खाती पीती रहती है और काम बिल्कुल नहीं करती। यह बड़ी अजीब बात थी कि जब दूसरे सब समिति में अपनी अपनी सम्मति प्रकट करते, तब मैं गूंगा बनकर ही बैठा रहता था। मुझे बोलने की इच्छा न होती हो सो बात नहीं, पर बोलता क्या। मुझे सब सदस्य अपने से अधिक जानकार मालूम होते थे। फिर किसी विषय में बोलने की ज़रूरत मालूम होती और मैं कुछ कहने की हिम्मत करने जाता, इतने में दूसरा विषय छिड़ जाता। यह चीज़ बहुत समय तक चली। इस बीच समिति में एक गंभीर विषय उपस्थित हुआ। उसमें भाग न लेता मुझे अन्याय होने देने जैसा लगा। गूंगे की तरह मत देकर शांत रहने में नामर्दगी मालूम हुई। टेम्स आयरन वर्क्स के मालिक मिस्टर हिल्स मंडल के सभापति थे। वे नीति के कट्टर हिमायती थे। कहा जा सकता है कि मंडल उनके पैसे से चल रहा था। समिति के कई सदस्य तो उनके ही आश्रय निभ रहे थे। इस समिति में डॉक्टर एलिसन भी थे। उन दिनों संतानोत्पत्ति पर कृत्रिम उपायों के अंकुश रखने का आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर एलिसन उन उपायों के समर्थक थे और मजदूरों में उनका प्रचार करते थे। मिस्टर हिल्स को ये उपाय नीतिनाशक प्रतीत हुए। उनके विचारों में अन्नाहारी मंडल केवल आहार के ही सुधारक के लिए नहीं था, बल्कि वह एक नीतिवर्धक मंडल भी था। इसलिए उनकी राय थी कि डॉक्टर एलिसन के समान समाज घातक विचार रखने वाले लोग उस मंडल में नहीं रहने चाहिए। इसलिए डॉक्टर एलिसन को समिति से हटाने का एक प्रस्ताव आया। मैं इस चर्चा में दिलचस्पी रखता था। डॉक्टर एलिसन के कृत्रिम उपायों संबंधी विचार मुझे भयंकर मालूम हुए थे। उनके खिलाफ मिस्टर हिल्स के विरोध को मैं शुद्ध नीति मानता था। मेरे मन में उनके प्रति बड़ा आदर था। उनकी उदारता के प्रति भी आदर भाव था, पर एक अन्नाहार संवर्धक मंडल में से शुद्ध नीति के नियमों को न मानने वाले का उनकी अश्रद्धा के कारण बहिष्कार किया जाए, इसमें मुझे साफ अन्याय दिखाई दिया। मेरा ख्याल था कि अन्नाहारी मंडल के स्त्री पुरुष संबंध विषयक मिस्टर हिल्स के विचार उनके अपने विचार थे। मंडल के सिद्धांत के साथ उनका कोई संबंध न था। मंडल का उद्देश्य केवल अन्नाहार का प्रचार करना था, दूसरी नीति का नहीं। इसलिए मेरी यह राय थी कि दूसरी अनेक नीतियों का अनादर करने वालों के लिए भी अन्नाहारी मंडल में स्थान हो सकता है। समिति में मेरे विचार के दूसरे सदस्य भी थे, पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जोश चढ़ा।
उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए, यह एक महान प्रश्न बन गया। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने विचार लिखकर सभापति के सम्मुख रखने का निश्चय किया। मैं अपना लेख ले गया। जैसा कि मुझे याद है, मैं उसे पढ़ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सका। सभापति जी ने उसे दूसरे सदस्य से पढ़वाया। डॉक्टर एलिसन का पक्ष हार गया। अतएव इस प्रकार के अपने इस पहले युद्ध में मैं पराजित पक्ष में रहा। पर चूंकि मैं उस पक्ष को सच्चा मानता था, इसलिए मुझे संपूर्ण संतोष रहा। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि उसके बाद मैं समिति से इस्तीफा दे दिया था। मेरी लज्जाशीलता विलायत में अंत तक बनी रही। किसी से मिलने जाने पर भी जहाँ 5-7 मनुष्यों की मंडली इकट्ठा होती, वहाँ मैं गूंगा बन जाता था। एक बार मैं वेंटनर गया था, वहाँ मजमूदार भी थे। वहाँ एक अन्नाहारी घर में हम दोनों रहते थे। एथिक्स ऑफ डाइट के लेखक इसी बंदरगाह में रहते थे। हम उनसे मिले। वहाँ अन्नाहार को प्रोत्साहन देने के लिए एक सभा की गई। उसमें हम दोनों को बोलने का निमंत्रण मिला। दोनों ने उसे स्वीकार किया। मैंने जान लिया था कि लिखा हुआ भाषण पढ़ने में कोई दोष नहीं माना जाता। मैं देखता था कि अपने विचारों को सिलसिले से और संक्षेप में प्रकट करने के लिए बहुत से लोग लिखा हुआ पढ़ते थे। मैंने अपना भाषण लिख लिया। बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं पढ़ने खड़ा हुआ तो पढ़ न सका। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हाथ पैर कांपने लगे। मेरा भाषण मुश्किल से फुल स्केप का एक पृष्ठ रहा होगा। मजमूदार ने उसे पढ़कर सुनाया। मजमूदार का भाषण तो अच्छा हुआ। श्रोतागण उनकी बातों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करते थे। मैं शर्माया और बोलने की अपनी असमर्थता के लिए दुखी हुआ। विलायत में सार्वजनिक रूप से बोलने का अंतिम प्रयत्न मुझे विलायत छोड़ते समय करना पड़ा था। विलायत छोड़ने से पहले मैंने अन्नाहारी मित्रों को हर्बन भोजन गृह में भोज के लिए निमंत्रित किया था। मैंने सोचा कि अन्नाहारी भोजन गृह में तो अन्नाहार मिलता ही है, पर जिस भोजन गृह में मांसाहार बनता हो, वहाँ अन्नाहार का प्रवेश हो तो अच्छा। यह विचार करके मैंने इस गृह के व्यवस्थापक के साथ विशेष प्रबंध करके वहाँ भोज दिया। यह नया प्रयोग अन्नाहारियों में प्रसिद्धि पा गया, पर मेरी तो फजीहत हुई। भोज मात्र भोग के लिए ही होते हैं, पर पश्चिम में इनका विकास एक कला के रूप में किया गया है। भोज के समय विशेष सजावट और विशेष आडंबर की व्यवस्था रहती है। बाजे बजते हैं, भाषण किए जाते हैं। इस छोटे से भोज में भी यह सारा आडंबर था ही। मेरे भाषण का समय आया। मैं खड़ा हुआ। खूब सोच समझकर बोलने की तैयारी की थी। मैंने कुछ ही वाक्यों की रचना की थी, पर पहले वाक्य से आगे न बढ़ सका। एडिशन के विषय में पढ़ते हुए मैंने उसके लज्जाशील स्वभाव के बारे में पढ़ा था। लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के उसके पहले भाषण के बारे में यह कहा जाता है कि उसने मेरी धारणा है यूँ 3 बार कहा, पर बाद में वह आगे न बढ़ सका। जिस अंग्रेजी शब्द का अर्थ धारणा है, उसका अर्थ गर्भ धारण करना भी है। इसलिए जब एडिशन आगे न बढ़ सका तो लोकसभा का एक मस्खरा सदस्य यह कह बैठा कि इन सज्जन ने 3 बार गर्भ धारण किया, पर ये कुछ पैदा तो कर ही न सके। मैंने यह कहानी सोच रखी थी और एक छोटा सा विनोदपूर्ण भाषण करने का मेरा इरादा था। इसलिए मैंने अपने भाषण का आरंभ इस कहानी से किया, पर गाड़ी वहीं अटक गई। सोचा हुआ सब भूल गया और विनोदपूर्ण और गूढ़ार्थ भरा भाषण करने की कोशिश में मैं स्वयं विनोद का पात्र बन गया। अंत में सज्जनों, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। इतना कहकर मुझे बैठ जाना पड़ा। मैं कह सकता हूँ कि मेरा यह शर्मीला स्वभाव दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर ही दूर हुआ, बिल्कुल दूर हो गया। ऐसा तो आज भी नहीं कहा जा सकता। बोलते समय सोचना तो पड़ता ही है। नए समाज के सामने बोलते हुए मैं सकुचाता हूँ।
बोलने से बचा जा सके तो ज़रूर बच जाता हूँ। और यह स्थिति तो आज भी नहीं है कि मित्र मंडली के बीच बैठा होने पर कोई ख़ास बात कर ही सकूँ अथवा बात करने की इच्छा होती हो। अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ है। पहले बोलने का यह संकोच मेरे लिए दुखकर था, अब यह सुखकर हो गया है। एक बड़ा फ़ायदा तो यह हुआ कि मैं शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू करने की आदत सहज ही पड़ गई। मैं अपने आप को यह प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि मेरी ज़बान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। मैं अनेक संकटों से बच गया हूँ और मुझे अपना बहुत सा समय बचा लेने का लाभ मिला है। अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि सत्य के प्रत्येक पुजारी के लिए मौन का सेवन इष्ट है। मनुष्य जाने अनजाने भी प्रायः अतिशयोक्ति करता है, अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या दूसरे ढंग से कहता है। ऐसे संकटों से बचने के लिए भी मितभाषी होना आवश्यक है। कम बोलने वाला बिना विचारे नहीं बोलेगा, वह अपने प्रत्येक शब्द को तौलेगा। अक्सर मनुष्य बोलने के लिए अधीर हो जाता है। मैं भी बोलना चाहता हूँ। इस आशय की चिट्ठी किसी सभापति को नहीं मिलती होगी, पर फिर उसे जो समय दिया जाता है वह उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। वह अधिक बोलने देने की मांग करता है और अंत में बिना अनुमति के भी बोलता रहता है। इन सब लोगों के बोलने से दुनिया को लाभ होता हो ऐसा क्वचित ही पाया जाता है, पर इतने समय की बर्बादी तो स्पष्ट ही देखी जा सकती है। यद्यपि आरंभ में मुझे अपनी लज्जाशीलता दुख देती थी, लेकिन आज उसके स्मरण से मुझे आनंद होता है। यह लज्जाशीलता मेरी ढाल थी, उससे मुझे परिपक्व बनने का लाभ मिला। सत्य की अपनी पूजा में मुझे उससे सहायता मिली। अध्याय 19 असत्य रूपी विष। 40 साल पहले विलायत जाने वाले हिंदुस्तानी विद्यार्थी आज की तुलना में कम थे। स्वयं विवाहित होने पर भी औरों अपने को कुंवारा बताने का उनमें रिवाज सा पड़ गया था। उस देश में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं होते। विवाहित के लिए विद्यार्थी जीवन नहीं रहता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से विद्यार्थी ब्रह्मचारी ही कहलाता था। बाल विवाह की प्रथा तो इस जमाने में ही पड़ी है। यह कह सकते हैं कि विलायत में बाल विवाह जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए भारत के युवकों को यह स्वीकार करते हुए शर्म मालूम होती है कि वे विवाहित हैं। विवाह की बात छिपाने का दूसरा एक कारण यह है कि अगर विवाह प्रकट हो जाए तो जिस कुटुंब में रहते हैं उसकी जवान लड़कियों के साथ घूमने फिरने और हंसी मजाक करने का मौका नहीं मिलता। यह हंसी मजाक अधिकतर निर्दोष होता है। माता पिता इस तरह की मित्रता पसंद भी करते हैं। वहाँ युवक और युवतियों के बीच ऐसे सहवास की आवश्यकता भी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक युवक को अपनी सहधर्मचारिणी स्वयं खोज लेनी होती है। अतएव विलायत में जो संबंध स्वाभाविक माना जाता है उसे हिंदुस्तान का नवयुवक विलायत पहुँचते ही जोड़ना शुरू कर दे तो परिणाम भयंकर ही होगा। कई बार ऐसे परिणाम प्रकट भी हुए हैं। फिर भी हमारे नवयुवक इस मोहिनी माया में फंस पड़े थे। हमारे नवयुवकों ने उस सोहबत के लिए असत्याचरण पसंद किया, तो जो अंग्रेज़ों की दृष्टि से इतने ही निर्दोष होते हुए भी हमारे लिए त्याज्य हैं। इस फंदे में मैं भी फंस गया। 5-6 साल से विवाहित और एक लड़के का बाप होते हुए भी मैंने अपने को कुंवारा बताने में संकोच नहीं किया, पर इसका स्वाद मैंने थोड़ा ही चखा। मेरे शर्मीले स्वभाव ने, मेरे मौन ने मुझे बहुत कुछ बचा लिया। जब मैं बोल ही न पाता था तो कौन लड़की ठाली बैठी थी जो मुझसे बात करती, मेरे साथ घूमने के लिए
के लिए भी शायद ही कोई लड़की निकलती। मैं जितना शर्मिला था उतना ही डरपोक भी था। बेंटनर में जिस परिवार में मैं रहता था, वैसे परिवार में घर की बेटी हो तो वह सभ्यता के विचार से ही सही मेरे समान विदेशी को घूमने ले जाती। सभ्यता के इस विचार से प्रेरित होकर इस घर की मालकिन की लड़की मुझे बेंटनर के आसपास की सुंदर पहाड़ियों पर ले गई। वैसे मेरी चाल कुछ धीमी नहीं थी, पर उसकी चाल मुझे से भी तेज़ थी, इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे घसीटना पड़ा। वह तो रास्ते भर बातों के फव्वारे उड़ाती चली, जबकि मेरे मुंह से कभी हाँ या कभी ना की बातें आवाज़ भर निकलती थी। बहुत हुआ तो कितना सुंदर है कह देता, इससे ज़्यादा बोल न पाता। वह तो हवा में उड़ती जाती और मैं सोचता रहता कि घर वापस कब पहुंचूंगा। फिर भी यह कहने की हिम्मत न पड़ती कि चलो अब लौट चले। इतने में हम एक पहाड़ी की चोटी पर जा खड़े हुए। अब पर उतरा कैसे जाए। अपने ऊंची एड़ी वाले बूटों के बावजूद 20-25 साल की वह रमणी बिजली की तरह ऊपर से नीचे उतर गई, जबकि मैं शर्मिंदा होकर अभी यह सोच रहा था कि ढाल कैसे उतरा जाए। वह नीचे खड़ी हंसती है, मुझे हिम्मत बांधती है, ऊपर आकर हाथ का सहारा देकर नीचे ले जाने को कहती है। मैं इतना पस्त हिम्मत कैसे बनता। मुश्किल से पैर जमाता हुआ कहीं कुछ बैठता हुआ मैं नीचे उतरा। उसने मजाक में शाबाश कहकर मुझे शर्माए हुए को और अधिक शर्मिंदा किया। इस तरह के मजाक से मुझे शर्मिंदा करने का उसे हक था, लेकिन हर जगह मैं इस तरह कैसे बच पाता। ईश्वर मेरे अंदर से असत्य का विष निकालना चाहता था। बेंटनर की तरह ही ब्राइटन भी समुद्र किनारे हवाखोरी का मुकाम है। एक बार मैं वहाँ गया था। जिस होटल में मैं ठहरा था उसमें साधारण खुशहाल स्थिति की एक विधवा बुढ़िया भी हवाखोरी के लिए आकर टिकी थी। वह मेरा पहला वर्ष का समय था, बेंटनर के पहले का। यहाँ सूची में खाने की सभी चीज़ों के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे थे। मैं उन्हें समझता न था। मैं बुढ़िया वाली मेज़ पर ही बैठा था। बुढ़िया ने देखा कि मैं अजनबी हूँ और कुछ परेशानी में भी हूँ। उसने बातचीत शुरू की। तुम अजनबी से मालूम होते हो, किसी परेशानी में भी हो। अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मंगवाया है। मैं भोजन के पदार्थ की सूची पढ़ रहा था और परोसने वाले से पूछने की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने उस भद्र महिला को धन्यवाद दिया और कहा, यह सूची मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं अन्नाहारी हूँ, इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन सी चीज़ें निर्दोष हैं। उस महिला ने कहा, तो लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और सूची समझा देती हूँ। तुम्हारे खाने लायक चीज़ें मैं तुम्हें बता सकूँगी। मैंने धन्यवाद पूर्वक उसकी सहायता स्वीकार की। यहाँ से हमारा जो संबंध जुड़ा सो मेरे विलायत में रहने तक और उसके बाद भी वर्षों तक बना रहा। उसने मुझे लंदन का अपना पता दिया और हर रविवार को अपने घर भोजन के लिए आने को न्योता। वह दूसरे अवसरों पर भी मुझे अपने यहाँ बुलाती थी, प्रयत्न करके मेरा शर्मिलापन छुड़ाती थी, जवान स्त्रियों से जान पहचान कराती थी और उनसे बातचीत करने को ललचाती थी। उसके घर रहने वाली एक स्त्री के साथ बहुत बातें करवाती थी, कभी कभी हमें अकेला भी छोड़ देती थी। आरंभ में मुझे यह सब बहुत कठिन लगा, बात करना सोचता न था, विनोद भी क्या किया जाए, पर वह बुढ़िया मुझे प्रवीण बनाती रही। मैं तालीम पाने लगा, हर रविवार की राह देखने लगा। उस स्त्री के साथ बातें करना भी मुझे अच्छा लगने लगा। बुढ़िया भी मुझे लुभाती जाती। इसे इस संग से में रस आने लगा। उसने तो हम दोनों की ही चाहा होगा। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा, क्या ही अच्छा होता अगर मैं इस भद्र महिला से अपनी विवाह की बात कह देता।
उस दशा में क्या वह चाहती कि किसी के साथ मेरा विवाह हो? अब भी देर नहीं हुई। मैं सच सच कह दूं तो अधिक संकट से बच जाऊंगा। यह सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा। अपनी स्मृति के आधार पर नीचे उसका सार देता हूँ। जब से हम ब्राइटन में मिले, आप मुझ पर प्रेम रखती रही हैं। मैं माँ जिस तरह अपने बेटे की चिंता रखती है, उसी तरह आप मेरी चिंता रखती हैं। आप तो यह भी मानती हैं कि मुझे ब्याह करना चाहिए और इसी ख्याल से आप मेरा परिचय युवतियों से कराती हैं। ऐसे संबंध के अधिक आगे बढ़ने से पहले ही मुझे आपसे यह कहना चाहिए कि मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके घर आने लगा तभी मुझे आपसे यह कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूँ। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी विवाहित होते हैं, वे इस देश में अपना ब्याह की बात प्रकट नहीं करते। इससे मैंने भी उस रिवाज का अनुकरण किया, पर अब मैं देखता हूँ कि मुझे अपने विवाह की बात बिल्कुल छिपानी नहीं चाहिए थी। मुझे साथ में यह भी कह देना चाहिए कि मेरा ब्याह बचपन में हुआ और मेरे एक लड़का भी है। आपसे इस बात को छुपाने का अब मुझे बहुत दुख होता है, पर अब भगवान ने सच कह देने की हिम्मत दी है। इससे मुझे आनंद होता है। क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? जिस बहन के साथ आपने मेरा परिचय कराया है, उसके साथ मैंने कोई अनुचित छूट नहीं ली। इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मुझे इस बात का पूरा पूरा ख्याल है कि मुझे ऐसी छूट नहीं लेनी चाहिए, पर आप तो स्वाभाविक रूप से यह चाहती हैं कि किसी के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। आपके मन में यह बात आगे न बढ़े, इसके लिए भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस पत्र के मिलने पर आप मुझे अपने यहाँ आने के लिए अयोग्य समझेंगी, तो मुझे उससे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी ममता के लिए तो मैं आपका चिर ऋणी बन चुका हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप मेरा त्याग न करेंगे तो मुझे खुशी होगी। यदि अब भी आप मुझे अपने घर आने योग्य मानेंगी, तो मैं आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा और उस प्रेम के योग्य बनने का सदा प्रयत्न करता रहूँगा। पाठक समझ ले कि यह पत्र मैंने क्षण भर में नहीं लिख डाला था। न जाने कितने मसविदे तैयार किए होंगे, पर यह पत्र भेजकर मैंने अपने सर का एक बोझ उतार डाला। लगभग लौटती डाक से मुझे उस विधवा बहन का उत्तर मिला। उसने लिखा था, खुले दिमाग से लिखा तुम्हारा पत्र मिला। हम दोनों खुश हुई और खूब हंसी। तुमने जिस असत्य से काम लिया वह तो क्षमा के योग्य ही है, पर तुमने अपनी सही स्थिति प्रकट कर दी, यह अच्छा ही हुआ। मेरा न्योता कायम है। अगले रविवार को हम अवश्य तुम्हारी राह देखेंगी, तुम्हारे बाल विवाह की बातें सुनेंगी और तुम्हारा मजाक उड़ाने का आनंद भी लूटेंगी। विश्वास रखो कि हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। इस प्रकार मैंने अपने अंदर घुसे हुए असत्य के विष को बाहर निकाल दिया और फिर तो अपने विवाह आदि की बात करने में मुझे कहीं घबराहट नहीं हुई। अध्याय 20 धर्मों का परिचय। विलायत में रहते हुए मुझे कोई 1 साल हुआ होगा। इस बीच 2 थियोसोफिस्ट मित्रों से मेरी पहचान हुई। दोनों सगे भाई थे और अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीता जी की चर्चा की। वे एडविन अर्नाल्ड का गीता जी का अनुवाद पढ़ रहे थे, पर उन्होंने मुझे अपने साथ संस्कृत में गीता पढ़ने के लिए न्योता। मैं शर्माया, क्योंकि मैंने गीता संस्कृत में या मातृभाषा में पढ़ी ही नहीं थी। मुझे उनसे कहना पड़ा कि मैंने गीता पढ़ी ही नहीं है, पर मैं उसे आपके साथ पढ़ने को तैयार हूँ। संस्कृत का मेरा अभ्यास भी नहीं के बराबर ही है। मैं उसे उतना ही समझ पाऊँगा कि अनुवाद में कोई गलत अर्थ होगा तो उसे सुधार कर सकूँगा। इस प्रकार मैंने उन भाइयों के साथ गीता पढ़ना शुरू किया। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों ध्यायतो विश्वांपुषं संगस्ते
जायते संगास्तसांग जायते कामः कामः क्रोधातो भी जायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशे बुद्धिनाश प्रत्यण्यशति। में इन श्लोकों का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा। उनकी भनक मेरे कान में गूंजती ही रही। उस समय मुझे लगा कि भगवत गीता अमूल्य ग्रंथ है। यह मान्यता धीरे धीरे बढ़ती गई और आज तत्व ज्ञान के लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। निराशा के समय में इस ग्रंथ ने मेरी अमूल्य सहायता की है। मैं इसके लगभग सभी अंग्रेजी अनुवाद पढ़ गया हूँ, पर एडविन आर्नल्ड का अनुभव मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। उसमें मूल ग्रंथ के भाव की रक्षा की गई है, फिर भी वह ग्रंथ अनुवाद जैसा नहीं लगता। इस बार मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया तो ऐसा मैं कह ही नहीं सकता। मेरे नित्य पाठ का ग्रंथ तो वह कई वर्षों के बाद बना। इन्हीं भाइयों ने मुझे सुझाया कि मैं आर्नल्ड का बुद्धि चरित्र पढ़ूं। उस समय तक तो मुझे सर एडविन आर्नल्ड के गीता का अनुवाद का ही पता था। मैंने बुद्धि चरित्र भगवत गीता से भी अधिक रसपूर्वक पढ़ा। पुस्तक हाथ में लेने के बाद उसे समाप्त करके ही छोड़ सका। एक बार ये भाई मुझे ब्लैक ट्विस्ट लॉज में भी ले गए। वहाँ मैडम ब्लावात्स्की के और मिसेज एनी बेसेंट के दर्शन कराए। मिसेज बेसेंट हाल ही थियोसॉफिकल सोसाइटी में दाखिल हुई थीं। इससे समाचार पत्रों में इस संबंध की जो चर्चा चलती थी उसे मैं दिलचस्पी के साथ पढ़ा करता था। इन भाइयों ने मुझे सोसाइटी में दाखिल होने का भी सुझाव दिया। मैंने नम्रतापूर्वक इनकार किया और कहा, मेरा धर्मज्ञान नहीं के बराबर है, इसलिए मैं किसी भी पंथ में सम्मिलित होना नहीं चाहता। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि इन्हीं भाइयों के कहने से मैंने ब्लावात्स्की की पुस्तक की टू थियोसॉफी की कुंजी पढ़ी थी। उससे हिंदू धर्म की पुस्तकें पढ़ने की इच्छा पैदा हुई और पादरियों के मुंह से सुना हुआ यह ख्याल दिल से निकल गया कि हिंदू धर्म अंधविश्वासों से ही भरा हुआ है। इन्हीं दिनों एक अन्नाहारी छात्रावास में मुझे मैनचेस्टर के एक ईसाई सज्जन मिले। उन्होंने मुझसे धर्म की चर्चा की। मैंने उन्हें राजकोट का अपना संस्मरण सुनाया। वे सुनकर दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं अन्नाहारी हूँ, मद्यपान भी नहीं करता। यह सच है कि बहुत से ईसाई मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, पर इस धर्म में दो में से एक भी वस्तु का सेवन करना कर्तव्य रूप नहीं है। मेरी सलाह है कि आप बाइबल पढ़ें। मैंने उनकी यह सलाह मान ली। उन्होंने बाइबल खरीद कर मुझे दी। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि वे भाई खुद ही बाइबल बेचते थे। उन्होंने नक्शों और विषय सूची आदि से युक्त बाइबल मुझे बेची। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, पर मैं पुराना इकरार ओल्ड टेस्टामेंट को तो पढ़ ही न सका। जेनेसिस सृष्टि रचना के प्रकरण के बाद तो पढ़ते समय मुझे नींद ही आ जाती। मुझे याद है कि मैंने बाइबल पढ़ी है, यह कह सकने के लिए कि मैंने बिना रस के और बिना समझे दूसरे प्रकरण बहुत कष्टपूर्वक पढ़े थे। नंबर्स नामक प्रकरण पढ़ते पढ़ते मेरा जी उचट गया था, पर जब नए इकरार न्यू टेस्टामेंट पर आया तो कुछ और ही असर हुआ। ईसा के गिरी प्रवचन का मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मैंने हृदय में बसा लिया। बुद्धि ने गीता जी के साथ उसकी तुलना की। जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे अंगरखा भी दे दो। जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बाया गाल भी उसके सामने कर दे। यह पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ। श्यामल भट्ट के छप्य की याद आ गई। मेरे बाल मन ने गीता अर्नाल्ड कृत
बुद्ध चरित्र और ईशा के वचनों का एकीकरण किया। मन को यह बात जच गई कि त्याग में धर्म है। इस वचन से दूसरे धर्माचार्यों के जीवनियाँ पढ़ने की इच्छा हुई। किसी मित्र ने कार्लाइल की विभूतियाँ और विभूति पूजा, हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप पढ़ने की सलाह दी। उसमें से मैंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद का प्रकरण पढ़ा और मुझे उनकी महानता, वीरता और तपश्चर्या का पता चला। मैं धर्म के इस परिचय से आगे न बढ़ सका। अपनी परीक्षा की पुस्तकों के अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की फुर्सत मैं नहीं निकाल सका, पर मेरे मन ने यह निश्चय किया कि मुझे धर्म पुस्तकें पढ़नी चाहिए और सब मुख्य धर्मों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। नास्तिकता के बारे में मैं भी कुछ जाने बिना कैसे काम चलता। ब्रेडला का नाम तो सब हिंदुस्तानी जानते ही थे। ब्रेडला नास्तिक माने जाते थे, इसलिए उनके संबंध की एक पुस्तक पढ़ी। नाम मुझे याद नहीं रहा। मुझ पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं नास्तिकता रूपी सहारे के रेगिस्तान को पार कर गया। मिसेज बेसेंट की ख्याति तो उस समय भी खूब थी। वे नास्तिक से आस्तिक बनी हैं। इस चीज़ ने भी मुझे नास्तिकतावाद के प्रति उदासीन बना दिया। मैंने मिसेज बेसेंट की मैं थियोसोफिस्ट कैसे बनी पुस्तिका पढ़ ली थी। उन्हीं दिनों ब्रेडला का देहांत हुआ था। बोकिंग में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मैं भी वहां पहुंच गया था। मेरा ख्याल है कि वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में से तो एक भी बाकी नहीं बचा होगा। कई पादरी भी उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे। वापस लौटते हुए हम सब एक जगह रेलगाड़ी की राह देखते खड़े थे। वहाँ उस दल में से किसी एक पहलवान नास्तिक ने इन पादरियों में से एक के साथ जिरह शुरू की। क्यों साहब, आप कहते हैं ना कि ईश्वर है? उन भद्र पुरुष ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया। हाँ, मैं कहता हूँ। वह हंसा और मानो पादरी को मात दे रहा हो इस ढंग से बोला, अच्छा, आप यह तो स्वीकार करते हैं ना कि पृथ्वी की परिधि 28,000 मील है? अवश्य। तो कहिए, ईश्वर का कद कितना होगा कि वह कहाँ रहता होगा? अगर हम समझे तो हम दोनों के हृदय में वास करता है। बच्चों को फुसलाइए, बच्चों को, कहकर उस योद्धा ने अपने आसपास खड़े होकर हम लोगों की तरफ विजयी की दृष्टि से देखा। पादरी नम्रतापूर्वक मौन रहे। इस संवाद के कारण नास्तिकतावाद के प्रति मेरी अरुचि और बढ़ गई। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।